Well, students, my next topic is, did women have a revolution? This topic belongs to the class 9th history book, very first chapter, the French Revolution. Did women have a revolution? This was a question. So let us discuss this question according to this figure. In this figure, we are watching a Parisian women on their way to Versailles. किस तरीके से पारसी औरतें जो है वर्साइल की तरफ जा रही हैं. दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द मेनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789. ये घटनाएं जो हैं एक पिक्चर के रूप में जो है रिप्रेजेंट की गई हैं, जो कि 5 अक्टूबर 1789 को घटना घटी. व्हेन वुमेन मार्च टू वर्साइल्स, अब यहाँ महिलाएं जो है वर्साइल की तरफ चल पड़ी हैं. एंड ब्रॉड द किंग बैक विद देम टू पेरिस, और वो जो है किंग को फिर से पेरिस वापस लाने के लिए निकल पड़ी हैं. यस, सो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी रेवोल्यूशन किया फ्रांस की? सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. बिल्कुल आरंभ से ही वहाँ की जो औरतें थी वो भी जो है एकदम सक्रिय होकर के, पूरा एक्टिव होकर के उन्होंने एक हिस्सेदार बनी इस सारी घटनाओं में, और उन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हुए फ्रेंच सोसाइटी में उसको करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उन्हें ये उम्मीद था कि जो है इनका जब योगदान होगा, इनके आने से, महिलाओं के आने से जो रेवोल्यूशनरीज लोग थे वो लोगों को प्रेशराइज कर पाएंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर पाएंगे, ताकि जो है उनकी भी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ जो है ऐसे मापदंड लिए जाए, उसकी शुरुआत की जाए. मोस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. थर्ड स्टेट की बहुत सारी औरतों को जो है जीने के लिए काम करना पड़ता था. दे वर्कड एज seamstresses और landresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. इस तरीके से वो एक सी मिस्ट्रेस की तरह, लैंड ड्रेस की तरह वो फ्लावर बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट में बेचती थी, और कभी कभी वो जो है एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में उनको काम मिलता था जो बड़े बड़े संपन्न लोग होते थे. सो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, और ज़्यादातर महिलाओं को जो है शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती थी, उसके साधन नहीं थे, और ना ही उनको किसी जॉब की ट्रेनिंग मिल पाती थी. सो ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट. केवल जो अमीर लोग, नॉबल्स की जो बेटियां होती थी या अमीर लोग जो होते थे, वेल्दियर मेंबर्स जो होते थे थर्ड स्टेट के, केवल उन्हीं की बेटियां ही जो है चर्च में जो स्कूल होता था, जिसे कॉन्वेंट कहा जाता था, वहाँ पढ़ सकती थी. सो आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, और पढ़ाई के बाद उनके घर वाले उसकी मैरिज कर देते थे अरेंज करके. सो वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. काम करने वाली जो महिलाएं होती थी उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने फैमिली में की देखभाल करनी होती थी. जैसे उन्हें कुकिंग करना, पानी लाना, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड के लिए लाइन में खड़े होना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करना. सो देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मैन, और महिलाओं का जो वेज होता था, मजदूरी होती थी, पुरुषों से कम होती थी. सो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वाइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स, और उनकी वॉइस को जो है क्या कहते हैं, डिस्कस करने के लिए, उनकी आवाज़ को लोग जो है उस पर बहस करने के लिए बहुत सारी महिलाएं अपनी आवाज़ उठाने के लिए इंटरेस्ट लेती थी, और उन्होंने इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स निकाले. सो अबाउट 60 वुमेंस क्लब मेक अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. ऐसे 60 औरतों का जो है एक क्लब बना जो कि फ्रेंच सिटी से अलग था.
द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, और सबसे फेमस क्लब जो था वो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का था। सो वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनका केवल एक ही डिमांड थी वुमेन की कि वो चाहते थे कि उनको भी मैन की तरह पॉलिटिकल राइट मिले, वो भी जो है चुनाव में जो है हिस्सा लें, वो भी पॉलिटिक्स में आएँ। सो वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। सारी महिलाएं निराश थी क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पैसिव सिटीजन घोषित कर दिया गया था, मीन्स दे डिड नॉट हैड राइट टू वोट। सो दे डिमांडेड द राइट टू वोट। इसलिए उनकी मांग क्या थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिले, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और वो भी चाहते थे कि हम भी असेंबली के लिए चुने जाएं, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और ये भी चाहते थे कि उन्हें भी राजनीतिक ऑफिस मिले, पॉलिटिकल ऑफिस मिले। One only then they felt would their interest be represented in the new government। तभी वो ये इस बात को महसूस कर पाएंगी कि वो भी जो है नई गवर्नमेंट में अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और मतलब उनका तभी इंटरेस्ट बनेगा रिप्रेजेंट करने का। सो इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो शुरू के सालों में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसे लॉज जो है इंट्रोड्यूस किए, कुछ ऐसे लॉज जो है लोगों के सामने लाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जिसने वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, उन्होंने स्टेट में स्टेट स्कूल्स क्रिएट किए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और लड़कियों के लिए भी स्कूल जाना कंपलसरी हो गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और उनके माता पिता जो थे अब वो जो है उनके इच्छा के विरुद्ध उनकी मैरिज नहीं कर सकते थे। सो मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। इसलिए जो भी शादी विवाह होता था वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक तरीके से ठेकेदारी होती थी जिसमें जो है स्वतंत्रतापूर्वक लोग सिविल लॉ के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के तहत जो है ये लोग क्या करते थे, रजिस्टर्ड हो जाते थे। सो डाइवर्स वाज मेड लीगल, जो डाइवर्स सिस्टम था तलाक वो कानूनी बना दिया गया, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और दोनों मैन और वुमेन पर अप्लाई होने लगा। सो वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, महिलाओं को भी अब जॉब के लिए ट्रेनिंग मिलने लगी। कुड बिकम्स आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, अब ये भी जो है आर्टिस्ट बन सके, अपना छोटा बिजनेस चला सके। सो वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, महिलाओं का जो संघर्ष है पॉलिटिक्स में इक्वल राइट के लिए वो अभी जारी था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। लेकिन जब रीन ऑफ टेरर रॉबस्पियर का समय आया तो जो नई सरकार बनी उसने एक नया लॉ इशू किया जिसमें ऑर्डर दिया गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके क्लब बंद कर दिए जाएं, और उनकी जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनके राजनीतिक कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उसको बैन कर दिया जाए। सो इन दिस मैनर मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, बहुत सारी जो मेन लीडर्स थी उनको अरेस्ट कर लिया गया, एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सो वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरीके से महिलाओं का जो आंदोलन था वोटिंग राइट के लिए वो और इक्वल वेजेस के लिए, पुरुषों के बराबर जो है मजदूरी के लिए, ये लगातार अगले 2 वर्षों तक बहुत सारे देशों में चलता रहा। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries। और इस तरीके से जो ये युद्ध था वोट के लिए वो जो है बहुत सारे इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, राइट टू वोट के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो चलता रहा और लेट 19th सेंचुरी तक एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी के आरंभ तक ये सब आंदोलन चलते रहे। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी।
और इस तरीके से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल था, ख़ास तौर से फ्रेंच वुमेन का जो है रेवोल्यूशनरी ईयर्स के समय, वो अभी तक जीवित था और ये एक जो है प्रेरणादायक याददाश्त के रूप में बना हुआ था। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, और अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वेल स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन। एक रेवोल्यूशनरी वुमेन की लाइफ, जिसमें एक थी ओलंपी डी गाउजेस, उसकी ज़िंदगी कैसे बीती। 1748 से 1793 तक इसका जीवन काल था। इसमें ओलंपी डी गाउजेस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस में जो रेवोल्यूशंस हुए उनमें एक एक्टिव वुमेन के रूप में पॉलिटिकली जो है राजनीतिक स्तर पर इसने जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज इंटाइटल्ड टू। उसने जो है क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन जो बना था उसका विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को हटा दिया गया था, उनके बहुत सारे बेसिक राइट्स ख़त्म कर दिए गए थे, और जो है जैसा कि आदमियों को अधिकार दिया गया जबकि महिलाओं को नहीं दिया गया। सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इसलिए 1791 में उसने एक लेख लिखा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन पर, विच शी एड्रेस टू द क्वीन, और उसने वहाँ की क्वीन को संबोधित किया, एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी संबोधित किया, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, और उनसे डिमांड किया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सो इन 1793 ओलंपी डी गाउजेस criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs, और 1793 में ओलंपी डी गाउजेस ने जो है जैकोबिन गवर्नमेंट की आलोचना की क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती वुमेन क्लब्स को बंद कर दिया। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड हर विथ ट्रीजन। सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, और उसने इस बात की कोशिश की कि जो नेशनल कन्वेंशन है वो जो है बाद में उसके ऊपर जो वहाँ का नेशनल कन्वेंशन था उसने इनके ऊपर मुकदमा चलाया राजद्रोह के रूप में, और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सो शी इज़ ओलंपी डी गाउजेस। Well students, let us discuss one more source of information in which some of the basic rights set forth in ओलंपी डी गाउजेस डिक्लेरेशन। कुछ बेसिक राइट्स जो ओलंपी डी गाउजेस के डिक्लेरेशन में थे, उनके घोषणा पत्र में थे। वो पहला था वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। उस घोषणा पत्र में लिखा था कि महिलाएं भी जो है जब पैदा हुई थी तो वो भी फ्री हैं और वो भी मैन के राइट के इक्वल हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। जो भी जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसका लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी हमारे वुमेन एंड मेन के नेचुरल राइट्स है उसको संरक्षित किया जाए, उसे प्रिजर्व करके रखा जाए। दीज राइट्स आर लिबर्टी, जैसे आज़ादी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। इन सारे अधिकारों को मैन एंड वुमेन में बराबर रूप से जो है सुरक्षित रखा जाए। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन। देश की जो संपूर्ण जो है उसकी सत्ता है वो क्या है, उस राष्ट्र में है। विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। और किसी भी नेशन का जो सॉवरेनिटी है वो मैन एंड वुमेन से मिलकर बनी होती है। सो द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। और ये जो कानून होने चाहिए लोगों की इच्छा का जो है एक्सप्रेशन होना चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट करना है, अगर कोई भी कार्य बन रहा है या कोई भी पॉलिसी बन रही है तो जो है पर्सनली जो है हर व्यक्ति से जो है हर प्रतिनिधि से पूछना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो,
इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स। जितने भी लोग इस मतलब कंट्री में हैं, चाहे मेल है फीमेल सिटीज़न है, हर किसी को बराबर सम्मान पाने का अधिकार है। उन्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता के अनुसार, एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। अगर फीमेल अधिक टैलेंटेड है और मेल कम टैलेंटेड है तो वहाँ फीमेल को मौका देना चाहिए। एंड नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन, कोई भी महिला जो है एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। शी इज़ अक्यूज्ड, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। एंड डिटेन्ड इन केसेस डिटरमिन्ड बाय लॉ, और लॉ में जो भी कानून मतलब जो भी कानून बना है उसके आधार पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वुमेन लाइक मैन ओबे द रिगरस लॉ, महिलाएं जो हैं उनको भी मैन की तरह जो है इस कानून का पालन करना चाहिए। सो हियर वुमेन क्यूइंग अप एट बेकरी, यहाँ केवल महिलाएं ही लाइन लगा के खड़ी होती थी, वाई नॉट मैन। तो ये जो है, ये जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अभी इसको हम जो है अगर सिटीजन्स क्या है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उससे तुलना करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस घोषणा पत्र में जो ओलंपी डी गाउजेस का है, इसमें एक अपील है वुमेन के लिए कि उन्हें भी मैन के इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग इज इन 1793 द जैकोबिन पॉलिटिकल चमेट sought to justify the closure of women's clubs on the following grounds। एक जैकोबिन पॉलिटिकल चमेट उन्होंने जो है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि महिलाओं का जो क्लब है बंद कर दिया गया, तो उस आधार पे उन्होंने अपनी बातें लिखी। उन्होंने कहा हैज़ नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन, क्या प्रकृति ने आदमी को भी जो है घरेलू काम करने के लिए बनाया है। हैज़ शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज़, क्या हमें प्रकृति ने भी जो है स्तन दिए हैं ताकि हम बच्चों को दूध पिला सकें। नो नहीं। शी सेड टू मैन, उसने मैन से कहा बी अ मैन, पहले मैन बनो। हंटिंग एग्रीकल्चर पॉलिटिकल ड्यूटीज़ दैट इज़ योर किंगडम, हंटिंग करना शिकार खेलना, एग्रीकल्चर वर्क करना, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ निभाना, ये उनका किंगडम है। शी सेड टू वुमेन, उसने महिलाओं से कहा बी अ वुमेन, एक महिला बनो। द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, घर की वस्तु बनो। द स्वीट ड्यूटीज़ ऑफ मदरहुड, और एक मातृत्व का जो है कर्तव्य निभाओ जो कि एक प्यारी भावना के साथ। दोज आर योर टास्क, यही तुम्हारे काम हैं। शेमलेस आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम मैन, ऐसे महिलाओं को शर्म आनी चाहिए, है ना, जो मैन बनना चाहती हैं। हैव नॉट ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये ड्यूटीज़ को जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से जो है मैन एंड वुमेन को किस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, उनके कुछ आर्गूमेंट्स थे। वेल स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। किस तरीके से गुलामी प्रथा का जो है बहिष्कार हुआ, कैसे वो समाप्त हुआ है फ्रांस से। See, one of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies। एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी सामाजिक सुधार जैकोबिन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ, जो उसने स्लेवरी को एबॉलिश किया, यानी गुलामी प्रथा को जो है फ्रेंच कॉलोनी से समाप्त कर दिया। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुएडेलोप एंड सैन डोमिंगो were important suppliers of communities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। बहुत सारी कॉलोनीज़ जो कि कैरेबियन यानी यूएसए के पास है, मार्टिनिक, ये सब नेम है, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट वस्तुओं की सप्लाई करनी शुरू कर दी थी, जैसे टोबैको है, तंबाकू, नील, इंडिगो, sugar and coffee। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on plantations। लेकिन
जब लोग जो है दूर मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के एरिया में बहुत सारे लोग जो है लेबर के रूप में काम करने के लिए जो है उन्होंने अपनी मनाही कर दी, तो इससे लेबर की शॉर्टेज हो गई प्लांटेशन वर्क्स में। सो दिस वाज मेट बाय अ रेगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में एक ट्रायंगुलर स्लेव, एक त्रिकोणीय जो है गुलामी प्रथा, गुलामी व्यापार जो है प्रारंभ हुआ। ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में ये ट्रायंगल के रूप में चला। द स्लेव ट्रेड बिगैन इन 17th सेंचुरी। और ये जो गुलामों को बेचने और ख़रीदने का जो व्यापार था वो 17th सेंचुरी में प्रारंभ हुआ। सो फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स और नैंटीज़। फ्रांस के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स और नैंटीज़, जो है एक पोर्ट था, एक समुद्री बंदरगाह था जिसका नाम था बॉर्डियोक्स और नैंटीज़, वहाँ से जो है ये बिक्री करते थे गुलामों की। टू द अफ्रीकन कोस्ट, और ये अफ्रीकन कोस्ट पे जाने के लिए वो गुलामों को बेचते थे। वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस। और ये क्या करते थे, इन गुलामों को कहाँ से ख़रीद कर लाते थे, चीफ्टेंस, जो लोकल चीफ्टेंस होते थे। चीफ्टेंस कौन होते थे, जो स्लेव्स को गांव से पकड़ कर लाते थे। फिर ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3-month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस अटलांटिक टू द कैरेबियन। और इस तरीके से एक ब्रांड के रूप में ये जितने भी स्लेव्स होते थे उनको बहुत ठूस ठूस करके जहाज़ में, पानी के जहाज़ में पैक करके 3 महीने की एक लंबी यात्रा करा करके अटलांटिक ओशन पार करके कैरेबियन आइलैंड तक ले जाया जाता था। तो देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, वहाँ उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। और इन गुलामों का शोषण होता था, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था लेबर मार्केट में। एंड इट मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। और यूरोपियन मार्केट्स में इनका डिमांड भी काफ़ी ग्रो होने लगा, जैसे शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो में। सो पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डियोक्स एंड नैंटीज़ ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। इस तरीके से गुलामों के व्यापार से ये क्षेत्र जो था बॉर्डियोक्स और नैंटीज़, ये पूरी तरह से संपन्न हो गया आर्थिक दृष्टि से, यहाँ के लोग माला माल हो गए। सो थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। 18वीं शताब्दी के जो है आरंभ से ही वहाँ पे गुलामी के प्रति लोग जो है उसकी आलोचना करने लगे, गुलामी की। फ्रांस में द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज़। तो जो नेशनल असेंबली बनी उसमें एक लंबी बहस चली राइट्स ऑफ मैन के ऊपर, हर व्यक्ति का जो अधिकार होता है उस पर एक लंबी बहस चली। और उसमें बताया गया कि क्या इस अधिकार को और एक्सटेंड करना चाहिए, जितने भी फ्रांस की प्रजा है और उस कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं क्या उनके लिए इसे और विस्तार करें। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। लेकिन नेशनल असेंबली कानून नहीं बना पाई, ना पास कर पाई। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। क्यों नहीं लॉ पास हो पाया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग गया कि जो स्लेव ट्रेड से जुड़े हुए बड़े बड़े व्यापारी हैं उनकी इनकम जो है इसी पर निर्भर है। इस वजह से जो है उनके दबाव में कोई नियम नहीं बन पाया। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज प्रोफेशंस। और बाद में फाइनली क्या हुआ, एक कन्वेंशन हुआ, एक जो है घोषणा बनी 1794 में, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। फ्रेंच ओवरसीज़ पोजीशन में जितने भी स्लेव्स थे उनको सबको आज़ाद कर दिया जाए।
दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। हालांकि ये एक छोटे पैमाने पर शुरू हुआ। 10 years later, और 10 वर्षों के बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने पुनः जो है गुलामी प्रथा फिर से चालू कर दिया। एंड प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट्स ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। और इस तरीके से जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो समझ गए कि उनका फ्रीडम जो है वो क्या है, तभी बना रहेगा जब तक जो है क्या कहते हैं वो निग्रोस को, अफ्रीकन निग्रोस को गुलाम नहीं बनाएंगे और उनसे उन्हीं की वजह से उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। सो स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और बाद में 1848 में स्लेवरी पूरी तरह से हटा दी गई। तो ये इसमें जो टर्म यूज़ हुए हैं जैसे नीग्रोज है, उसके बाद इमेंसिपेशन, तो ये सब टर्म्स हैं। नीग्रोज ये टर्म एक अफ्रीकन इंडाइजनस पीपल, जो वहाँ के जंगलों में रहने वाले लोग होते थे अफ्रीका के, जैसे सहारा डेजर्ट में, उनको नीग्रोज कहा जाता था। और ये टर्म जो है नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, बाद में इसे ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया गया। एक टर्म है इमेंसिपेशन, मीन्स द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब आज़ाद कर देने के कार्य को ही इमेंसिपेशन कहते हैं। सो इन दिस डॉक्यूमेंट, इन दिस पिक्चर हियर द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, किस तरीके से गुलामों को आज़ाद कर दिया जा रहा है। दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब्स द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। ये पिक्चर है, प्रिंटिंग है। सो ट्राई कलर बैनर ऑन द टॉप कैरीज दिस स्लोगन। ये ट्राई कलर का बैनर है, इस पर एक स्लोगन है, इस पर लिखा द राइट्स ऑफ मैन, आदमी का अधिकार। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स, इसके नीचे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखा गया है, द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। जो व्यक्ति फ्री नहीं थे उनको फ्रीडम मिला, यानी स्लेव्स। अ फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर। और इसमें एक फ्रेंच वुमेन है जो इनको सिविलाइज बनाना चाहती है, उन्हें कपड़े उपड़े दे रही है और इनको जो है पूरी तरीके से सिखा उखा रही है कैसे कपड़े पहने जाते हैं। So in the last topic of this chapter, class 9th, French Revolution, my topic is the revolution and everyday life। किस तरीके से वहाँ फ्रांस में क्रांति हुई और लोगों का जो एवरीडे लाइफ है वो कैसा था। So can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या जो हमारी पॉलिटिक्स है वो लोगों के कपड़े बदल सकती है, जो उनका पहनावा है, उनकी भाषा है, या क्या वो बोलते हैं या कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो 1789 में फ्रांस ने ऐसे बहुत सारे चेंजेस को देखा जिसमें मैन की लाइफ, वुमेन एंड चिल्ड्रन की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। तो जो वहाँ की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने कुछ कानून बनाए लोगों के लिए जो इस बात को ट्रांसलेट करता था, इस बात का जो है अनुवाद करता था कि किस तरीके से लिबर्टी का आइडियल्स है और जो इक्वलिटी है उसको हम कैसे अपने एवरीडे प्रैक्टिस में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम आज़ादी का प्रयोग करें और बराबरी, हम सब कानून के सामने बराबर, इसका कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें। सो वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सबसे महत्वपूर्ण कानून जो कि बास्टाइल प्रिजन के ध्वस्त होने के बाद 1789 में गर्मी के महीने के बाद आया, वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि जो हमारे प्रेस पर प्रतिबंध लगा हुआ था उसको, उसका बहिष्कार, उसको ख़त्म करना।
यानी इन द ओल्ड regime all written material and cultural activities, books and newspaper plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. क्योंकि ओल्ड रिजाइम में यानी बिफोर 1789 जो भी मटेरियल चाहे वो लिखित होता था या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, नाटक है, ये सब छपने तभी छप सकते थे जब इनका सेंसर होता था। किंग जो है कुछ सेंसर्स को नियुक्त करते थे, जब उसको सेंसर करने के बाद वो छपने लायक होता था तभी छपता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। और अब क्या था कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन है, उसने इस बात का दावा किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो हमारा एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ये हमारा एक नेचुरल राइट होना चाहिए। सो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। इस तरीके से जब सेंसरशिप ख़त्म कर दी गई फ्रांस से, तब वहाँ पे समाचार पत्रों, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स की बाढ़ आ गई, पूरा शहर एकदम खचाखच भर गया। और इस तरीके से बहुत तेज़ी से ये ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी ये पुस्तकें पहुँचने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। वो सब जो है इस बात का वर्णन करने लगे, इन सब पुस्तकों में, न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स में, इन सब का वर्णन किया जाता था कि किस तरीके से फ्रांस में बदलाव आ रहा है, घटनाएं घट रही हैं, परिवर्तन हो रहा है। सो फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। जो प्रेस को फ्रीडम मिल गया था, प्रेस को जो आज़ादी मिल गई थी, इसका ये भी मतलब था कि जो विरोध करने वाले विचार हैं वो भी लोग एक्सप्रेस कर सकते, उसे भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अब सेंसरशिप एबॉलिश हो चुका था। So each side sought to convince the others of the position through the medium of print. इस तरीके से हर तरफ से लोग जो है एकदम कन्विंस होने लगे, लोग एकदम इस बात पे जो है पूरी तरह से दृढ़ संकल्प होने लगे कि जो है प्रिंट का जो मीडियम है उसके थ्रू, मतलब जो प्रिंट का जो मीडियम था उससे लोग जो है काफ़ी संतुष्ट हुए। Plays, songs and festive processions attracted large numbers of people. नाटक, गाने और बहुत सारे जो हमारे त्यौहार वाले जो भी या जुलूस वगैरह जो होते थे वो जब छप के आते थे, इन सब में इससे जो है लोगों का आकर्षण काफ़ी बढ़ गया। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at the length in text which only a handful of educated people could read. इस तरीके से बहुत सारे जो सॉन्ग्स वगैरह थे इनका सबका जो है डिस्कशन हुआ, मतलब लोग जो है इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगे और पूरी तरीके से वो इसको ग्रहण करने लगे, आइडियाज़ को पहचानने लगे, आज़ादी क्या होती है, न्याय क्या होता है, ये सब जानने लगे। और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स जो राजनीतिक विद्वान हैं वो क्या लिखते हैं, उनकी टेक्स्ट की जो लंबाई थी, जो पहले जो है क्या कहते हैं, कुछ ही लोग जो शिक्षित थे वही इसको लिख पाते थे, लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग जो है इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। In this picture we can describe the condition. This image shows various ideas: greed, equality, justice, takeover by the state of the assets of the church. किस तरीके से लोग जो है मतलब उनके अंदर जो भी आइडियाज़ थे उसको इसमें दिखाया गया है। ये लोग किस तरीके से जो है अब आज़ाद हैं, किसी भी मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को जो है शेप कर सकते हैं। और ये एक आइडिया ऑफ जस्टिस को शो करता है। इसमें कुछ फैट लोग हैं वो इस प्रेस मशीन के द्वारा अपने आप को पतला करने का तरीका खोज रहे हैं, और कुछ लोग जो है कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, उन सब में जो है क्या कहते हैं उसको अपने आप को एक नया शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। वेल स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर मैराट एड्रेसिंग द पीपल। मैराट किस तरीके से लोगों को संबोधित कर रहा है।
दिस इज़ पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बॉयली। ये लुइस लियोपोल्ड बॉयली की पेंटिंग है। अगर हम पीछे की बातों को रिकॉल करें चैप्टर में स्टार्टिंग में मैराट, तो वी कैन डिस्क्राइब द सीन अराउंड हिम। इसके चारों तरफ का जो सीन है इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। सो अकाउंट फॉर हिज ग्रेट पॉपुलरिटी, इसके जो एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो गया था ये, इसको अकाउंट बना सकते हैं। और क्या इसका रिएक्शंस था। वुड पेंटिंग लाइक दी प्रोड्यूस अमंग व्यूअर्स इन दिस सैलॉन, किस तरीके से यहाँ पे जो है पब्लिक प्लेस पे लोग इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब आकर्षित हुए थे, और उनको किस तरीके से जो है मैराट जो थे वो कितने पॉपुलर हो चुके थे पूरे फ्रांस में। वेल स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर लिया और उसका मुकुट पहन लिया। He set out to conquer neighboring European countries, और वो जो है आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उस पर जीत हासिल करने के लिए निकल पड़ा। Dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his families, और जिस जिस डायनेस्टी को जीत करके उसने अपना किंगडम क्रिएट किया वहाँ पर उसने अपने फैमिली मेंबर्स को रख दिया। सो नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। इस तरीके से नेपोलियन ने यूरोप को मॉडर्नाइज करने का रोल प्ले किया। हियर इज़ नेपोलियन ऑन हिज हॉर्स, ही वॉज क्रॉसिंग द आल्प्स, मीन्स वो आल्प्स पर्वत को जब क्रॉस कर रहा था उस समय का ये पेंटिंग है जिसे डेविड ने पेंट किया था। सो इन दिस पोर्शन वी कैन से दैट नेपोलियन प्लेड अ रोल ऑफ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का आधुनिकीकरण नेपोलियन ने ही किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने ऐसे बहुत सारे कानून लागू किए जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो वेट्स और मेजर्स माप तौल का जो क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम उसने इस्टेब्लिश किया। उनमें ख़ास तौर से डेसिमल सिस्टम, पॉइंट डेसिमल का यूज़ कैसे किया जाता है इसको उसने जो है प्रोवाइड किया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, और बहुत सारे लोग तो नेपोलियन को एक लिबरेटर कहते थे, आज़ादी दिलाने वाला राजा, और ही वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, यानी नेपोलियन को लोग आज़ादी दिलाने वाला व्यक्ति मानते थे। बट सून नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन की जो आर्मी थी उसका उद्देश्य कुछ और हो गया। अब वो जो है एक आक्रमणकारी शक्ति के रूप में बन गया। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और 1815 में वो वाटरलू में परास्त हो गया। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। और बहुत सारे जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जो लिबर्टी के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे और जो मॉडर्न लॉस थे, ये सब के सब जो है उसका जो असर था वो नेपोलियन के जो है क्या कहते हैं बात ख़त्म हो गया। So the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution। इस तरह से जो लिबर्टी का आइडिया था डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ये एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण लीगेसी बनकर रह गया, एक रहस्य बनकर रह गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। सो दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू, और इस तरीके से द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि जो लिबर्टी का आइडिया था और जो डेमोक्रेटिक राइट्स था ये एक सबसे मेन कारण बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में
ये फ्रांस से होता हुआ यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल गया। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स, इस तरीके से फ्यूडल सिस्टम वहाँ से अबॉलिश कर दिया गया। और जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, जो कॉलोनियों के लोग थे, उन्होंने एक नई आइडिया पर फिर से काम करना शुरू कर दिया, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के आइडिया पर। और वहाँ पे जो बॉन्डेज था, जो उनको बंधक के रूप में उन्हें रखा जाता था, उस पर उन्होंने एक मूवमेंट क्रिएट किया, एक मूवमेंट स्थापित किया और एक सॉवरेन नेशन स्टेट के रूप में उभर कर आए। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स who responded to the ideas coming from revolutionary France। इस तरीके से इंडिया के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय दो ऐसे उदाहरण थे जो पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से प्रेरित थे, और इन्होंने जो है इस पर पूरा अपने आइडिया ऑफ फ्रीडम को उन्होंने एक शेप दिया।